Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss regarding GERD, that is gastroesophageal reflux disease. Okay, so gastroesophageal reflux disease as the name suggests, what is that? So gastro मतलब gastric जो content है, esophagus into the esophagus क्या हो रहा है? Reflux हो रहा है, मतलब कि backflow हो रहा है, मतलब from gastric from stomach से जो content है वो esophagus में reflux हो रहा है, backflow हो रहा है, that is known as गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. सो बेसिकली क्या होता है, जो भी हम खाते हैं, वट एवर वी आर ईटिंग, सो दैट फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल से वो फूड बेसिकली कहाँ जाता है? हमारे स्टमक में जाता है. अब वो स्टमक में जाया थ्रू द पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, उसके थ्रू वो धीरे धीरे हमारे कहाँ चले जाते हैं? स्टमक में चले जाते हैं. एंड स्टमक में जाने के बाद यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, एक डोर होता है जो कि क्लोज हो जाता है, सो दैट स्टमक में जो फूड आ गया वो वापस से बैकफ्लो ना हो इनटू द इसोफेगस में. एंड दैट डोर इज नोन एज लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर. यहाँ पे एक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है जो बेसिकली ऐसे क्लोज हो जाता है, टाइटली क्लोज हो जाता है, सो दैट स्टमक का कंटेंट ना वापस से इसोफेगस में ना जाए. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. सो हमारे स्टमक में जैसे ही वो जो भी फूड आएगा, जैसे ही फूड हमारे स्टमक में आया, यू ऑलरेडी नो कि स्टमक में लाइक बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं टू डाइजेस्ट दिस फूड, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड ऑल. सो जो हमारा फूड स्टमक में आया वो फूड अब कैसा हो गया? एसिडिक हो गया. अब वो एसिडिक फूड अब जब वो वापस से बैकफ्लो होगा, रिफ्लक्स होगा इनटू द इसोफेगस में, तो क्या होगा? इसो हमारा जो स्टमक की जो लाइनिंग है ना, वो उस तरीके की है कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इतना एसिडिक इन्वायरमेंट को झेल सकती है, कोप अप कर सकती है. बट हमारा जो इसोफेगस है ना, उसकी लाइनिंग इतना ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट को कोप अप नहीं कर सकती है, बियर नहीं कर पाएगी. सो क्या होगा? यहाँ पे प्रोलॉन्ग डेली डेली एसिड रिफ्लक्स होगा, डेली डेली जो भी फूड है वो वापस से बैकफ्लो आएगा. तो क्या होगा? जो हमारे इसोफेगस की जो लाइनिंग है वहाँ पे क्या होने लग जाएगी? इन्फ्लेमेशन होने लग जाएगी. इन्फ्लेमेशन होगी एंड जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे जो हमारे इसोफेगस है वो इसोफेगाइटिस हो जाएगा, इसोफेगस में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा. सो दैट इज नोन एज GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. कभी कभी होता है, डेट्स नॉर्मल, लाइक अगर हम बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जैसे कि हम शादी पार्टी वगैरह में गए तो बहुत ओवर ईटिंग कर लेते हैं, सो वो ओकेजनली होता है, डेट्स नॉर्मल. बट अगर वो लाइक आपको डेली हो रहा है, एक दिन में ट्वाइस थ्राइस हो रहा है, सो दैट इज द एबनॉर्मल थिंग, राइट. सो व्हाट हैपन? स्टमक कंटेंट दैट इज बेसिकली एसिडिक ही होता है, क्योंकि स्टमक में जो कंटेंट गया, जो फूड गया, वो कैसा बन जाता है? एसिडिक बन जाता है, क्योंकि स्टमक में बहुत सारे लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड ऑल रिलीज होता है. सो स्टमक कंटेन एसिड फ्लो बैक इनटू इसोफेगस बिकॉज ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर वीकनेस और रिलैक्सेशन. वो क्यों हुआ? जो हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर था, जो यहाँ पे मसल्स था, जो टाइटली क्लोज होता था, वो अब टाइटली क्लोज नहीं हो पा रहा है. क्यों? क्योंकि वो वीक हो गया है, वो रिलैक्स हो गई है. बिकॉज ऑफ दैट वो प्रॉपर क्लोज नहीं हो रही है, जिसकी वजह से स्टमक कंटेंट जो है वापस से बैकफ्लो हो रहा है, ठीक है ना. सो वीकनेस और रिलैक्सेशन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक ये होते होते क्या होगा? लीड टू इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज ऑफ इसोफेगस, है ना. यहाँ पे बार बार ये एसिड रिफ्लक्स होगा, बार बार ये एसिड रिफ्लक्स होगा, तो क्या होगा? यहाँ पे जो वॉल्स है ये क्या हो जाएगी? इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, स्वेलन हो जाएगी, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा? इसोफेगाइटिस हो जाएगा, है ना. सो फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर GERD रहेगा, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज रहेगा, तो क्या हो जाएगा? इसोफेगाइटिस हो जाएगा, ठीक है ना. सो बेसिकली जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हमने पढ़ लिया कि बेसिकली द मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, जो नीचे का जो दरवाजा है, वो प्रॉपर क्लोज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो वहाँ की जो मसल्स है, जो सर्कुलर मसल्स है, वो वीक हो गई है, रिलैक्स हो गई है. सो और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? सो तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया कि जो हमारी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, दैट इज लेस, वो क्या वो क्या हो रखी है? वीक हो रखी है, ठीक है ना. या फिर मोटिलिटी डिसऑर्डर हो सकती है, ये जो प्रॉपर मोटिलिटी होती है ना, सो दैट फूड जो है वो नीचे जाए. सो यहाँ पे जो मसल्स है वो प्रॉपर मोटिलिटी उसकी जो रिड्यूस हो गई है, सो प्रॉपर जो मसल्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, सो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही, इस वजह से प्रॉपर जो फूड है वो प्रॉपर अच्छे से नीचे नहीं जा रही है ना, और नीचे से वापस से बैकफ्लो हो जाती है. सो मोटिलिटी डिसऑर्डर की वजह से, या फिर जो हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसकी उसकी जो मसल है वो उसके वीक होने की वजह से. एंड सेकेंड कॉज इज द पाइलोरिक स्टेनोसिस. सो पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है ना, दिस पार्ट इज नोन एज पाइलोरस, है ना, हमारे स्टमक का ये पाइलोरस पार्ट है. तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, ये क्या हुआ? ये पाइलोरिक स्टेनोस्ड हो रखा है, मतलब कि जो ओपनिंग है वो नैरो हो गई है. अब ओपनिंग नैरो हो गई है तो आप खुद सोचो, यहाँ पे ये ओपनिंग इतना था तो आराम से जो भी फूड आप खा रहे थे वो आराम से डुओडेनम में, इंटेस्टाइन में जा रहा था.
बट यहाँ पे जो ओपनिंग है वो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, स्टेनोज्ड हो रखी है। सो ओपनिंग कम हो गई है, जिसकी वजह से जो गैस, जो हमारा स्टमक में जो कंटेंट है वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा, अच्छे से वापस अच्छे से वो आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा, है ना, अच्छे से वो आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि जो ल्यूमेन है वो कम हो गई है, नैरो हो रखी है। सो इसमें गैस्ट्रिक कंटेंट बहुत लॉन्ग तक रहेगा, जिसको बोलेंगे डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग। सो डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग होगा, वो कंटिन्यूअस हमारे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर पे प्रेशर डालता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बैकफ्लो होगा, एसिड का रिफ्लक्स होगा, दैट इज गर्ड होगा। ठीक है ना। सो पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया, या फिर क्या हो सकता है, हाइटल हर्निया हो सकता है। सो हाइटल हर्निया में बेसिकली क्या होगा, बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, ये हमारा डायफ्राम है, ये हमारा डायफ्राम है, ठीक है, और ये हमारा स्टमक है। सो डायफ्राम है, उसके जस्ट नीचे हमारा स्टमक होता है, ठीक है ना। सो हाइटल हर्निया में क्या होगा, जो स्टमक है ना वो हमारा डायफ्राम से ऊपर आ जाएगा, है ना, मतलब हर्निएट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारा डायफ्राम था, और यहाँ पे हमारा लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर मसल्स थे। सो हमारा डायफ्राम बेसिकली ना लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर मसल को लाइक एक सपोर्ट देती है, सो दैट वो प्रॉपर टाइटली क्लोज रहे, वहां पे प्रॉपर प्रेशर मेंटेन करके रखे, और प्रॉपर टाइटली क्लोज रहे, सो दैट स्टमक का कंटेंट वापस से रिफ्लक्स ना हो। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा स्टमक जो नॉर्मली डायफ्राम के नीचे रहता था, वो क्या हो गया, वो स्लाइड होके वो ऊपर आ गया, डायफ्राम से ऊपर आ गया, है ना। अगर वो जस्ट डायफ्राम से स्लाइड होके ऊपर आएगा, दैट इज नोन एज स्लाइडिंग, है ना, स्लाइडिंग हो गया, मतलब कि वो इसोफेगस के अंदर स्लाइड हो जाएगा, या फिर उसको पैराइसोफेजियल, मतलब कि जो हमारे स्टमक का जो कंटेंट है वो इसोफेगस के नेक्स्ट में स्लाइड हो जाएगा, हर्निएट हो जाएगा। सो या तो पैराइसोफेजियल हर्निया हो सकता है, या फिर स्लाइडिंग हर्निया हो सकता है। इन बोथ कंडीशन में क्या हुआ, जो हमारा स्टमक है वो ऊपर आ गया, स्टमक ऊपर आ गया, इसकी वजह से जो हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर था वो भी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो अब लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को प्रॉपर सपोर्ट देने वाला जो हमारा डायफ्राम था वो नहीं रहा। तो सपोर्ट प्रॉपर नहीं रहेगा, तो इसकी वजह से जो मसल्स है, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर मसल्स है, वो प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाएगी, टाइटली क्लोज नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रही है। सो प्रेशर कम होगा, एंड क्या होगा, एसिड वापस से रिफ्लक्स होगा, दैट इज गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होगा। ठीक है ना। सो हाइटल हर्निया हो गया, पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया, वीक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर मसल्स हो गए, ठीक है ना। उसके अलावा हमारा ओबेसिटी हो गया, जो बहुत मोटापा जिसका होता है, प्रेगनेंसी हो गया। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमारा एब्डोमेन में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ना, लाइक ओबेसिटी में भी हमारा जो स्टमक कितना ज्यादा बड़ा सा होता है, प्लस प्रेगनेंसी हो गया। सो एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है ना, वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ले लिया, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ले लिया, सो और फैटी फूड ले लिया, तो बेसिकली क्या होगा, डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग होगी। जो भी आपने जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको तो अब टाइम लगेगा ना, आपने इतना सारा अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ खाना खाया, तो उसको डुओडेनम में नीचे इंटेस्टाइन में जाने में टाइम लगेगा। सो वो कंटिन्यूअस हमारे इसोफेजियल स्फिंक्टर पे प्रेशर डालेंगे, जिसकी वजह से रिफ्लक्स होगा, ठीक है ना। उसके अलावा हो गया हमारा स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, हमारा कुछ ड्रग्स जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो गए, जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया, एस्पिरिन हो गया, है ना। एंड कुछ मेडिकेशन जैसे कि मसल रिलैक्सेंट हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, ये सब भी क्या करते हैं, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर मसल्स को क्या कर देती है, रिलैक्स कर देती है, रिलैक्स कर देती है, तो क्या हो गया, वापस से बैकफ्लो होगा। सो ये सारे हमारे कॉजेस थे फॉर गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। आई होप आपको कॉजेस समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना। कमिंग टू द सिम्टम्स की क्या क्या सिम्टम्स होगा, कैसे पता चलेगा कि किसी को लाइक गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है। सो द फर्स्ट अर्ली एंड द कॉमन साइन जो लाइक ऑल द गर्ड पेशेंट में ये प्रेजेंट होगा, दैट इज हार्टबर्न। हार्टबर्न होगा, ऐसी जलन सी होगी, है ना, यहाँ पे जलन होगा, पेन भी होगा, तो उनको ऐसा लगेगा ना कि उनको एमआई हो रखा है ना, उनको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का भी सिम्टम्स जैसा लगेगा, हाँ, बहुत तेज चेस्ट पेन होगा, बर्निंग सा पेन होगा, ठीक है ना। सो हार्टबर्न होगा, दैट इज द अर्ली एंड कॉमन साइन। उसके अलावा लाइक रिगर्जिटेशन तो होगा ही होगा। सो रिगर्जिटेशन की वजह से क्या होगा, बिटर और सार टेस्ट होगा, है ना। ये कभी कभी हम लोगों को भी फीलिंग हुआ होगा, लाइक जब हमने बहुत ज्यादा ओवर ईट कर लेते हैं, तो कभी कभी रिगर्जिटेशन होता है, तो आपको सार सा टेस्ट, बिटर सा टेस्ट आता होगा, है ना। सो वो होगा। उसके अलावा ब्लोटिंग होगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस सा लगेगा, ऐसा लगेगा पेट पूरा फुला फुला सा है ना, उसमें ऐसे लाइक गैस सा भरा हुआ, ऐसा कुछ पेशेंट ऐसे बताते हैं ना कि पेट में गैस भरा हुआ है, भरा भरा सा लग रहा है ना, सो ऐसा होगा। उसके अलावा एपिगेस्ट्रिक पेन और इंडाइजेशन होगा, डिस्पेप्सिया होगा, ठीक है ना। उसके अलावा पेन ड्यूरिंग स्वेलोइंग भी हो सकता है ना, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग भी हो सकता है, और डाइनोफेजिया दैट इज पेन ड्यूरिंग स्वेलोइंग, डिस्फेजिया दैट इज डिफिकल्टी ड्यूरिंग स्वेलोइंग, है ना। उसके अलावा क्रोनिक कफ भी हो सकता है, क्योंकि वो जो रिगर्जिटेशन होके वो जो है वो
वो क्रोनिक कफ भी कर सकता है, इवन अस्थमा भी कर सकता है, इवन जिनको ऑलरेडी अस्थमा है वो और सीवियर हो सकता है ना। सो लाइक हमारा रेस्पिरेटरी डिजीज भी हो सकती है बिकॉज ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। एंड ये जो सिम्टम्स है ना वो और ज्यादा वर्स होती है जस्ट आफ्टर मील्स, आफ्टर मील एंड आप एकदम सीधे लेट गए हो तो ये सिम्टम्स और वर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने एक तो मील ले लिया, ऊपर से आप सीधा लेट गए, ऑलरेडी आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो मसल्स था वो वीक था, तो और इजिली बैकफ्लो होगा, है ना। सो जस्ट आफ्टर ईटिंग आपको लाइंग डाउन नहीं करना है, ठीक है। सो ये हमारे कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं। अगर मैं कॉम्प्लिकेशन की बात करूँ कि अगर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। सो द फर्स्ट इज इसोफेगाइटिस, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो स्टमक का जो कंटेंट है वो बार बार वापस आ रहा है, बार बार वापस आ रहा है, एंड यू नो कि एसिडिक कंटेंट है, तो ये एरिया में क्या होगा, स्वेलिंग होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसोफेगस में स्वेलिंग हो जाएगी, इसोफेगाइटिस हो जाएगी, एंड अल्सर भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना, अल्सर भी फॉर्म हो सकता है। एंड ये प्रोलॉन्ग पीरियड तक रहेगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो सेल्स है ना वो रिप्लेस्ड हो जाएगी। कैसे रिप्लेस्ड हो जाएगी, जो हमारे सेल्स हमारे इंटेस्टाइन की जो सेल्स होती है ना उस तरीके की रिप्लेस हो जाएगी, जिसको बोलेंगे बैरेट्स इसोफेगस। बैरेट्स इसोफेगस हो सकता है, एंड इट इज द लाइक इसोफेजियल कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है वो, ठीक है ना। सो हमारा बैरेट्स इसोफेगस हो सकता है, लाइक प्रिकर्सर ऑफ इसोफेजियल कैंसर बोल सकते हो आप, जिसमें नॉर्मली जो हमारा जो इसोफेगस है ना उसमें कौन सी सेल होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, दैट इज रिप्लेस्ड बाय कोलुमनार एपिथेलियम, जो हमारे इंटेस्टाइन की जो सेल्स है उसकी तरह रिप्लेस हो जाएगी, एंड लाइक इट कैन लीड टू इसोफेजियल कैंसर। उसके अलावा और क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकता है। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, अब इन्फ्लेमेशन हो रही है वहाँ पे स्कैरिंग होगी, वहाँ पे प्लेजेंट फॉर्म होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। सो इसोफेगाइटिस हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, बैरोट्स इसोफेगस हो सकता है, इसोफेजियल कैंसर हो सकता है, वहाँ पे अल्सर हो सकता है ना। सो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, राइट। अब हम बात करते हैं कि हम डायग्नोज कैसे करेंगे। पता चल गया ये सिम्टम्स के साथ पेशेंट आए कि मुझे हार्टबर्न हो रहा है, मुझे डिस्फेजिया होता है, मुझे बहुत कफ, ड्राई कफ रहता है ना, और लाइक मुझे ऐसे कुछ भी खाते हूँ तो मुंह में आता है ऐसे सार सा बिटर सा टेस्ट होता है ना, रिगर्जिटेशन होता है, ये सारा कंप्लेंट के साथ पेशेंट आएंगे तो आप क्या क्या लाइक डायग्नोसिस करोगे। सो एक तो आपको क्लिनिकल फीचर्स पता चल गए ना। सेकंड उसमें हम क्या करते हैं, दैट इज एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी एज यू नो मतलब कि स्कोप डालते हैं थ्रू नोज और थ्रू ओरल कैविटी के थ्रू हम स्कोप डालते हैं, एंड उसके एंड पे कैमरा लगा होता है, उसके एंड पे कैमरा लगा होता है, एंड ये स्कोप जाता है मुंह के थ्रू लाइक एलिमेंट्री कैनाल, देन हमारा स्टमक एंड टिल डोडेनम तक जाएगा, एंड ये पूरी जो वॉल्स को एसेस करेगी कि क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे अल्सर, कहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है, कहाँ पे क्या है ना, पूरे वॉल्स को असेस करेगी थ्रू अ कैमरा। सो दैट इज नोन एज एंडोस्कोपी और इसोफेगो गैस्ट्रो डुओडेनोस्कोपी, मतलब कि इसोफेगस को देखेगी, गैस्ट्रो को देखेगी मतलब गैस्ट्रिक मतलब स्टमक को देखेगी, एंड डुओडेनम को देखेगी स्कोप के थ्रू, है ना। सो दैट इज एंडोस्कोपी। एंड सेकेंड टेस्ट हम कर सकते हैं, दैट इज द बेरियम स्वेलो। इसमें हम पेशेंट को बेरियम देंगे पीने के लिए, एंड वो पिएंगे, उसके बाद ना ये बेरियम क्या करेगा, पूरे पूरे इंटेस्टाइन मतलब को वो ऐसे शाइन करेगा, व्हाइट कलर का शाइन करेगा। एंड लेट्स सपोज यहाँ पे आपका ट्यूमर है, यहाँ पे ट्यूमर है तो वो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे ट्यूमर है, यहाँ पे ब्लैक सा कुछ अलग सा कलर होगा, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, कुछ ट्यूमर हो रहा है ना। सो वो बेरियम स्वेलो हो गया। एंड थर्ड टेस्ट होता है हमारा इसोफेजियल मैनोमेट्री, क्योंकि बेसिकली जो हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो गई है, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया है। सो हम क्या करेंगे, इसोफेजियल मैनोमेट्री करेंगे, प्रेशर चेक करेंगे कि प्रेशर कितना है, ठीक है ना। सो इसोफेजियल मैनोमेट्री हो गया, लाइक ये भी ऐसी होता है, लाइक नोज के थ्रू जाता है, एंड इसोफेगस के लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर पे जाके वहाँ पे प्रेशर मेजर करता है, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ टेस्ट है, दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, जो बेसिकली डायग्नोस्ट करेगी, है ना। गोल्ड स्टैंडर्ड अगर आपसे पूछा जाए, या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, सो दैट इज द इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग। बेसिकली 24 आवर का इसोफेगस का पीएच मॉनिटर करते हैं, इसमें पेशेंट को एनपीओ रखते हैं, एंड जो भी लाइक वो लाइक एंटासिड्स वगैरह लेते हैं उसको स्टॉप करते हैं, एंड कुछ पीएच काइंड ऑफ थिंग होता है, फ्लेक्सिबल वायर के थ्रू वो अंदर इंसर्ट करते हैं, एंड इंसर्ट करने के बाद पेशेंट लाइक पूरे 24 आवर्स तक आराम से खाता पीता है, एंड देन उसको निकाल के टेस्ट करते हैं पीएच, ठीक है ना। सो दैट इज द इसोफेजियल
पीएच मॉनिटरिंग 24 आवर्स का पीएच मॉनिटरिंग करते हैं, दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। तो ये सारे हमारे टेस्ट है, इस टेस्ट से पता चल जाएगा कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है या नहीं है। ठीक है, लेट्स सपोज पता चल गया तो मैनेजमेंट क्या है। सो मैनेजमेंट हमारा मेडिकल मैनेजमेंट होगा। अगर मेडिकल मैनेजमेंट से भी पेशेंट को आराम नहीं मिलेगा देन हमारा सेकंड चॉइस इज द सर्जिकल मैनेजमेंट। सो मेडिकल मैनेजमेंट में बेसिकली क्या है कि हम एसिड जो है ना, जो हमारा एसिडिक कंटेंट है उसको एसिडिटी को कम करेंगे, है ना, एसिड को सप्रेस करेंगे। ठीक है ना, सो हम क्या देंगे एसिड को सप्रेस करने के लिए, या तो हम एंटी एसिड्स देंगे, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स देंगे, H2 ब्लॉकर्स देंगे, है ना। सो एंटी एसिड्स में लाइक कि वो बेसिकली क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, ये सारे ड्रग्स देंगे। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स दे सकते हैं लाइक पेंटाप्रोजोल, ओमेप्राजोल, रेस्मेप्रोजोल हो गया। ठीक है ना, उसके अलावा H2 ब्लॉकर्स दे सकते हैं, जैसे कि रेनिटिडीन हो गया, फॉर्मिटिडीन हो गया, सिमिटिडीन हो गया। सो ये सारे ड्रग्स बेसिकली क्या करेगा, एसिडिटी को कम करेगा। ठीक है ना, उसके अलावा एक और ड्रग्स है दैट इज नोन एज प्रोकाइनेटिक्स। सो प्रोकाइनेटिक्स मतलब क्या करेगा, मोटिलिटी को इंक्रीज कर देगा, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्शन है ना उसको स्ट्रेंथनिंग कर देगा। इसकी वजह से जो हमारी लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो मसल है वो स्ट्रेंथन होगी, उसके कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रेंथ करेगी, है ना, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर देगी, मोटिलिटी इंक्रीज कर देगी, सो दैट प्रॉपर फूड नीचे चला जाए, है ना। सो प्रोकाइनेटिक्स ड्रग जैसे कि मेटाक्लोप्रोमाइड हो गया, डोमपेरिडोन हो गया, सो ये सारे ड्रग्स देंगे। स्टिल गिविंग दिस ऑल द ड्रग्स पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है, सिम्टम्स और वर्स्ट होता जा रहा है और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है, सो द लास्ट ऑप्शन इज सर्जरी करेंगे। सो सर्जरी में फर्स्ट हमारा सर्जरी है दैट इज नोन एज निसिन फंडोप्लीकेशन। सो इसमें एज द नेम सजेस्ट, इसमें क्या करेंगे बेसिकली, जो पेशेंट हाइटल हर्निया के होते हैं ना, जिसमें जो हमारा स्टमक जो है वो हमारा डायफ्राम से ऊपर आ जाता है ना, हर्निएट हो जाता है। सो इन दैट केस हम क्या करते हैं, फंडोप्लीकेशन करते हैं। मतलब कि स्टमक का जो अपर वाला पार्ट है ना, स्टमक का अपर पार्ट दैट इज द फंडस पार्ट, राइट। सो फंडोप्लीकेशन मतलब कि स्टमक का जो अपर पार्ट है दैट इज फंडस, उसको क्या करते हैं, इसोफेगस के अराउंड रैप कर देते हैं। एक्सेस पार्ट था तो फंडस के पार्ट को, ये लेट्स सपोज ये इसोफेगस है, ये हमारा फंडस है, तो इसके अराउंड रैप कर देते हैं, रैप कर देते हैं एंड सूचर कर देते हैं एक्स्ट्रा पार्ट को, है ना, सो दैट जो हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर मसल है ना उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करे, है ना, क्योंकि बेसिकली डायफ्राम सपोर्ट दे रही थी पर डायफ्राम के तो वो ऊपर आ गई है तो उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उसी फंडस के पार्ट को ही वहां पर रैप कर देंगे, सो दैट प्रॉपर सपोर्ट देगी। इसकी वजह से जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो वॉल है वो प्रॉपर क्लोज रहेगी एंड एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा। ठीक है ना, सो ये लाइक अलग अलग डिग्री पे होती है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है पूरा 360 डिग्री पे पूरा रैप कर दिया है, तो इसको हम निस्सेन फंडोप्लिकेशन कहते हैं। कुछ डोर फंडोप्लिकेशन होता है जिसमें लाइक 200 डिग्री तक करते हैं, आपको दिख रहा है 200 डिग्री तक किया है, इसमें आपको 270 डिग्री तक पूरा कर दिया, इसको टॉप इट करते हैं। सो लाइक अलग अलग डिग्री पे करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग फंडोप्लिकेशन का नाम होता है। बेसिकली आपको क्या याद रखना है, फंडोप्लिकेशन मतलब फंडस को इसोफेगस के जो अपर पार्ट का जो हमारा स्टमक है दैट इज फंडस, उसको लोअर जो इसोफेगस है उसके अराउंड रैप कर देना, सो दैट जो हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है ना उसको एक सपोर्ट मिले, है ना, उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाए, सो दैट एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा, राइट। सो फर्स्ट प्रोसीजर ये है, बेसिकली हर्निया, हाइटल हर्निया में करते हैं। सेकेंड प्रोसीजर क्या है, दैट इज द एंडोसिंच एंडोल्यूमिनल गैस्ट्रोप्लिकेशन। सो बेसिकली इसमें क्या है ना, इट इज वेरी मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर। मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर है, मतलब बाहर से कुछ आपको सूचर्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है, सिंपली है आपको ये डिवाइस दिख रहा है, ये डिवाइस डालते हैं अंदर डाला लाइक इसोफेगस के अंदर डाला एंड वहां पे सब म्यूकोजा लेयर में डाला एंड उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो हमारा जो मसल्स था उसको क्या करेगा, अराउंड इसको रैप करेगा, रैप करने के बाद वहां पे सूचरिंग कर देगा। एक्स्ट्रा मसल्स को, एक्स्ट्रा जो हमारा गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन यहाँ पे जो मसल्स था उसको एक्स्ट्रा मसल्स को रैप किया एंड इसको सूचर कर दिया सो दैट जो हमारा लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो मसल था उसको टाइट हो जाएगा तो वो प्रॉपर क्लोज हो जाएगी। ठीक है ना, सो एंडोसिंच एंडोल्यूमिनल बहुत मिनिमल इन्वेजिव है, मतलब कि अंदर ही डाल के अंदर ही सूचर कर दिया, बाहर से तो कुछ हुआ ही नहीं है ना। सो इट इज मिनिमल इन्वेजिव एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, लाइक एंडोस्कोपिक के थ्रू करते हैं, एंडोस्कोप के थ्रू करते हैं। सो मिनिमल इन्वेजिव एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, क्रिएटिंग फोल्ड एट गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, जो हमारा गैस और हमारा गैस्ट्रो मतलब स्टमक और इसोफेजियल का जो जंक्शन है वहां पे एक फोल्ड क्रिएट करते हैं, उसको सूचर कर देते हैं सो दैट जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो टाइट हो जाए विदाउट एनी सर्जरी, जस्ट अंदर अंदर से। ठीक है ना, सो दैट इज एंडोसिंच
एंडोसिंच एंडोल्यूमिनल गैस्ट्रोप्लिकेशन। एंड थर्ड प्रोसीजर है दैट इज नोन एज स्ट्रेटा प्रोसीजर। सो स्ट्रेटा प्रोसीजर में और क्या करें, इसमें तो लाइक वो भी नहीं कर रहे, लाइक यहाँ पे तो थोड़ा सूचर भी डाला अंदर ना, यहाँ पे सूचर भी नहीं कर रहे, व्हाट इज डूइंग। सो इन स्ट्रेटा प्रोसीजर में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे बॉल सा डाला, ठीक है ना, और यहाँ से वो जो इलेक्ट्रोड्स है ना वो हीट रिलीज करेगा, ये हीट रिलीज करेगा। हीट रिलीज करने की वजह से यहाँ पे जो मसल्स है वो क्या होगी, स्कैरिंग हो जाएगी, है ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे हीट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे स्कैरिंग होगा। स्कैरिंग होने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये मसल्स जो है वो प्रॉपर उसी पोजीशन में हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, वो जो जंक्शन है वो ना वो टाइट हो जाएगा। सो स्कैरिंग करने के बाद ये यहाँ पे टाइट हो जाएगा। सो ये करते हैं इन स्ट्रेटा प्रोसीजर में। सो 3 हमारे प्रोसीजर्स है फॉर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में, लाइक निसेन फंडोप्लिकेशन, एंडोसिंच जो कि बहुत मिनिमल इन्वेजिव है, एंड स्ट्रेटम में हम इलेक्ट्रोड से हम हीट प्रोवाइड करें सो दैट वहाँ पे स्कैरिंग हो एंड वो जो मसल्स है वो वापस से टाइटन हो जाए, राइट। उसके अलावा हमें कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बोलना होगा पेशेंट को, दैट इज ईट लो फैट, है ना, लो फैट डाइट लेना है सो दैट अच्छे से डाइजेस्ट हो फूड फटाफट, हाई फाइबर डाइट लेना है, और अवॉइड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग 2 आवर्स बिफोर बेड टाइम्स, है ना। जैसे ही आपको लाइक नाइट में सोने का टाइम है तो लेट सपोज अगर आप 10 पीएम पे सोते हो तो आपको लाइक 7 पीएम से बिफोर आप खा पी लो, सो दैट सोने से 2-3 घंटे पहले खाओगे तो क्या होगा कि पहले ही वो स्टमक से जो कंटेंट है वो आगे ड्यूडेनम में चला जाएगा, तो स्टमक में ना रहेगा और ना ही लाइक ऊपर आ पाएगा, राइट। सो ये हमारा मेन मोटिव होगा। एंड द सेकेंड इज की ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक अ स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील, है ना, स्मॉल डाइट लेना है, एकदम से लार्ज अमाउंट ऑफ मील नहीं लेना है, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील लेना है सो दैट थोड़ा थोड़ा एंड जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, राइट। उसके अलावा हमें पेशेंट को बोलना है कि आफ्टर ईटिंग सेमी फॉलर से फॉलर पोजीशन मेंटेन करना है। लेट्स सपोज अगर आप खाते हो तो सीधा नहीं लेटना है, यू हैव टू मेंटेन अ फॉलर और सेमी फॉलर पोजीशन सो दैट प्रॉपर लाइक थ्रू ग्रेविटी वो नीचे ही रहे, ठीक है। एंड अवॉइड यूजिंग एंटीकोलिनर्जिक्स और एनसेड्स या फिर एस्पिरिन, क्योंकि ये क्या करती है, हमारी एलईएस को क्या करती है, रिलैक्स करती है, तो ये सारे ड्रग्स